जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों और सभी विद्यार्थियों का मैं बी एल लोधा वरिष्ठ अध्यापक हिंदी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस पर साथियों स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश के कवि। अपभ्रंश के कवि पढ़ रहे थे और अपभ्रंश के कवियों में साथियों पहला कवि अपना आता है स्वयंभू। यानी कि अभी क्लास चल रही है आदिकाल की, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम पढ़ रहे अपभ्रंश काव्य या अपभ्रंश के कवि। उन अपभ्रंश के कवियों में अपभ्रंश कौन सी? अपभ्रंश एक भाषा है साथियों। इस भाषा में किस किस ने काव्य लिखा है उनके बारे में यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। तो इनमें पहला कवि आता है स्वयंभू आता है। तो इसके विषय में पढ़ते हैं। ये कर्नाटक के निवासी थे। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का आदि कवि कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को। स्वयंभू को ध्यान रखना, अपभ्रंश का वाल्मीकि किससे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का कालिदास किससे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का आदि कवि किससे कहा जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, आदिकाल स्वयंभू को कहा जाता है आदि कवि। आगे बात करते हैं। कहने का मतलब इनके लिए 3 उपाधियां प्रदान की गई है। इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी 3 रचनाएं मिलती है। इसमें पहली है पय्युम चरियम चरियम रिठनेमि चरियम और स्वयंभू छंद साथियों। इस प्रकार इनकी रचनाएं मिलती है साथियों। 3 मिलती है, पवुम चरिउम और रिठनेमि चरिउम और स्वयंभू छंद। इस प्रकार से इनकी रचनाओं की संख्या मिलती है तो 3 मिलती है। ध्यान रखना साथियों, स्वयंभू छंद कई बार पूछा गया है स्वयंभू की रचनाओं के विषय में। तो पुनः एक बार पय्युम चरियम रिठनेमि चरियम और स्वयंभू छंद किसकी है? स्वयंभू की रचना है। पय्युम चरियम में राम कथा वर्णित है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इसमें 5 कांड और 9 संधियां हैं, ध्यान रखिएगा आप साथियों। किसने? स्वयंभू ने जो पय्युम चरियत लिखा है, इसमें राम कथा वर्णित है। राम जी के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 5 कांड और 90 संधियां हैं प्यारे विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं अपन। आगे इसमें आता है कांडों के नाम विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार इसमें 5 कांड है। ध्यान रखिए, विद्या, अयोध्या, सुंदर, युद्ध, उत्तरकांड। कैसे? विद्या, अयोध्या, सुंदर, युद्ध, उत्तरकांड। विद्या, अयोध्या, सुंदर कौन? विद्या, अयोध्या, सुंदर है युद्ध उत्तरकांड में। विद्या, अयोध्या, सुंदर है युद्ध उत्तरकांड में। इस प्रकार से आप इनको 5 कांडों को इस प्रकार से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। 90 संधियों में रचित इस ग्रंथ की 83 संधियों की रचना स्वयंभू ने की। 7 संध्या इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण की। कहने का मतलब जो पय्युम चरियम में इसको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, इनको इनके पुत्र जिनका नाम है त्रिभुवन ने पूर्ण किया। 90 में से साथियों 83 संध्या तो इनके द्वारा लिखी गई है और 7 संध्या इनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है त्रिभुवन। पय्युम चरिय अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। ध्यान रखना, अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना किसे माना जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें, अपभ्रंश पय्युम चरियम अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना है। ध्यान रखिए कौन सी है? कड़वकबद्ध रचना है। कौन? पय्युम चरियम। देखिए साथियों, हम जो पढ़ रहे हैं ये स्पेशल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उसमें साथियों उन क्लास चल रही है। इसके साथ साथ साथियों आप किसी भी प्रकार के हिंदी से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई सा भी राज्य हो या फिर केंद्रीय से भर्ती निकली हो, तो आपका सब कुछ जितने भी कंपटीशन देखे वो उनमें इससे बाहर क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं जाएगा साथियों, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। आप एमपी से, यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से,
राजस्थान से और किसी भी राज्य से, जम्मू कश्मीर से साथियों, दिल्ली से साथियों, आप यदि राज्य की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या केंद्र की भर्ती से तैयारी कर रहे हो, किसमें, कॉलेज लेक्चरार से लेकर साथियों वर्ग 2 या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड तक की सब कुछ में साथियों यही हिंदी साहित्य आने वाला है। तो हम बात कर रहे थे पय्युम चरियम अपभ्रंश की प्रथम कड़भकबद्ध रचना है। कड़वक से तात्पर्य है छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने से है उसे कड़वकबद्ध कहा जाता है। कड़वक से तात्पर्य है छंदों की निश्चित संख्या के बाद छंद बदल देने को ही कड़वक कहा जाता है साथियों। स्वयंभू ने पय्युम चरियम में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसने, स्वयंभू ने जो उनके द्वारा पय्युम चरियम लिखा, इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, यानी 7 चौपाई के बाद एक दोहा का नियम बनाया, यानी 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। यही नियम मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत में तथा गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं का अनुकरण करते हुए मानस रामचरितमानस में 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम रखा है, जो किसने, स्वयंभू ने लागू किया। और कहाँ से, अपभ्रंश भाषा में जो स्वयंभू ने कड़वकबद्ध पद्धति अपनाई साथियों, उसी पद्धति का अनुसरण मलिक मोहम्मद जासी ने भी किया अपने ग्रंथ पद्मावत में, और गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया रामचरितमानस में। इन तीनों में साथियों 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। आगे, रिट्टनेमि चरियम का संबंध कृष्ण काव्य से है, जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। इनकी दूसरी जो रचना आती है साथियों, वो आती है रिट्टनेमि चरियम। तो ये रिट्टनेमि जो चरियम है, इसका संबंध कृष्ण काव्य से है, यानी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, जिसकी कथा हरिवंश पुराण पर आधारित है। आगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है साथियों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयं राम कुमार वर्मा, इसको अपन ने ऐसे याद किया था। तो साथियों राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इसके बाद प्रिय साथियों अगला जो कवि आता है अपने, वो आता है पुष्य या पुष्पदंत। पुष्य या पुष्यदंत जो अगले कवि आते हैं, ये भी वही कवि कौन से, अपभ्रंश भाषा के कवि है, और हम पढ़ रहे हैं अपभ्रंश भाषा के कवि ही हम पढ़ रहे हैं साथियों। तो ध्यान रखिए, आरंभ में ये शैव थे, बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। ध्यान रखिए साथियों, जितने भी अपभ्रंश कवि पढ़ रहे हैं, ये सब जैन साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं साथियों। किसमें, जैन साहित्य के अंतर्गत भी ये आते हैं साथियों। लेकिन यह जिन कवियों को हम पढ़ रहे हैं साथियों, उनको डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत स्थान दिया है, और ऐसे ये 7 कवि है साथियों। कौन है, स्वयंभू, पुष्य, जोइंदा राम सिंह, धनपाल, अब्दुल रहमान, और एक साथियों जीन धर्मसूरी। इस प्रकार से हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नगेंद्र ने साथियों। उनमें अपभ्रंश प्रकरण के अंतर्गत 7 कवियों को स्थान दिया। वह 7 कवि हम यहाँ पढ़ेंगे। ये 7 कवि साथियों, इनको हम जैन साहित्य के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो ये आरंभ में शैव थे और बाद में जैन धर्म में दीक्षित हो गए। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको, पुष्य को साथियों। पुष्य को किसने माना, किनके माना, एक तो शिव सिंह सेंगर ने माना, जॉर्ज गिरिसन ने माना, और एक माना साथियों मिश्र बंधुओं ने। इस प्रकार से साथियों इन तीनों ने किसको, पुष्य को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है साथियों। इन्हें अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूति भी इन्हें कहा जाता है। जिस प्रकार से स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का एक तो वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का आदि कवि कहा जाता है, अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है, उसी प्रकार साथियों स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास और अपभ्रंश का भवभूति भी इन्हें कहा जाता है। स्वयंभू को आप ध्यान रखिए साथियों। क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताकर जाइएगा साथियों। और साथियों ये भी बताएं कि ये क्लास कहाँ तक, यानी आप कहाँ से इस क्लास को देख रहे हो साथियों, वह भी बताएं। साथ साथ साथियों चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को साथियों सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ साथियों ऑल पर क्लिक करके जाइएगा साथियों, जरूर ऑल पर क्लिक करें
ताकि साथियों ये जो क्लास है साथियों निःशुल्क क्लास है वो आपको प्राप्त हो सके। बात करते आते आगे, स्वयंभू को अभिमान मेरु कहा करते थे। यह स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे कौन? पुष्य। जो पुष्य या पुष्य दंतु पढ़ रहे हैं ये साथियों इसको हम क्या अभिमान मेरु भी, ये स्वयं को अभिमान मेरु भी कहते थे। इन्हें काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक भी कहा जाता है। किसको? पुष्य दंतु को। ध्यान रखना साथियों, इन्हें काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक भी इन्हें कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंतु को भाषा की जड़ कहा है। ध्यान रखना, कितने उपनाम देखे साथियों अपन ने, यहीं से देखे साथियों इनके उपनाम। पहली बात तो देखे कौन कौन से उपमा देखे अपन ने। पहले बात तो ही साथियों ने हिंदी का प्रथम कवि, अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर। काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक साथियों इस प्रकार से हिंदी का प्रथम कवि मानने शिव सिंगर ने माना है, जॉर्ज ग्रेसन ने माना और मिश्र बंधुओं ने माना है। इन्हें अपभ्रंश का व्यास, अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक भी इनको कहा जाता है। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को भाषा की जड़ भी कहा है। यानी कि साथियों 1 2 3 4 5 और 6 लिए इनकी उपाधियां हैं। किसने? शिव सिंह सेंगर ने पुष्य दंतु को भाषा की जड़ भी कहा है साथियों। आगे बात करते हैं इनकी कृतियों की, बात करते हैं इनकी कौन कौन सी कृतियां आती है। तो साथियों उन कृतियों की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पहली कृति आती है वो आती है कौश ग्रंथ महापुराण ने कुमार चरियों और जसहर चरियों। यानी कि प्रमुख कृतियाँ कौश ग्रंथ महापुराण ने कुमार चरियों और जसहर चरियों। किसकी? पुष्य की। तो पुष्य की याद रखना, कौश ग्रंथ महापुराण ने कुमार चरियम जसहर चरियम। कौश ग्रंथ महापुराण ने कुमार चरियों और जसहर चरियों ये इनकी प्रमुख रचना है। कौश ग्रंथ महापुराण ने कुमार चरियों और जसहर चरियों साथियों इनकी प्रमुख रचना है। किनकी? पुष्य की या पुष्य दंतु की साथियों। महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। जो इनके द्वारा महापुराण लिखा गया है तो इस महापुराण में जैन धर्म के 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। इस बात को आप ध्यान रखिए। महापुराण में जैन धर्म के 63 पुरुषों का जीवन वर्णित है और इसके 2 भाग है। पहला साथियों आदि पुराण है, दूसरा है उत्तर पुराण। महापुराण के 2 भाग किए है, एक भाग है आदि पुराण और दूसरा भाग है साथियों उत्तर पुराण। एक भाग आदि पुराण, दूसरा है उत्तर पुराण। ने कुमार चरिये और जसर चरियर खंड काव्य है। ध्यान रखें ये दोनों क्या है? खंड काव्य है साथी। कौन? ने कुमार चरिये और जसियर चरिये दोनों खंड काव्य है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्य दंतु की तुलना राजस्थान के भीनमाल निवासी महाकवि मार्क्स से की है। ध्यान रखना, किसने? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्य दंतु की तुलना राजस्थान के भीलमान निवासी कवि माघ से की है। यानी कवि माघ कहाँ के थे? राजस्थान के भीलमाल जालौर में इनका जन्म हुआ था। तो जो संस्कृत में कवि माघ का ही स्थान है साथियों, वही अपभ्रंश भाषा में किसका है? स्वयंभू का स्थान है। इसलिए भोला शंकर व्यास ने स्वयंभू की तुलना राजस्थान के भीलमाल निवासी कवि माघ से की है साथियों। आगे बात करते साथियों, आगे जो अपना कवि आता है वो आता है जोहिंदा। अपना कवि आता है साथियों, जिसको योगिंदु भी कहते हैं, जिसको जोहिंदू भी कहते हैं। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान रखना है, हिंदी के प्रथम कवि के पर विवाद साथियों। तो उसका जो हिंदी का सर्वमान्य मतलब प्रथम कवि माना जाता है वो सरहप्पा माना जाता है साथियों। सरहप्पा किसने माना? राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको माना जाता है। लेकिन डॉक्टर वासुदेव सिंह ने जोहिंदू या योगिंदु को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी कृतियाँ हैं परमात्मा प्रकाश और योगसार। ध्यान रखना, इनकी दो कृतियाँ हैं। किसने? जोहिंदा की योगसार या परमात्मा प्रकाश योगसार। इस प्रकार से इसको याद रखें, परमात्मा प्रकाश योगसार या योगसार परमात्मा प्रकाश। इस प्रकार से दोनों कृतियाँ किसकी साथियों? जोहिंदा की कवियाँ। परमात्मा प्रकाश और योगसार कौन सी? परमात्मा प्रकाश और योगसार जोहिंदा की कृतियाँ हैं, प्रकाश और योगसार। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं रचनाओं से माना जाता है। जो अपभ्रंश भाषा साहित्य है उसमें दोहा या दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है साथियों, वह इन दोनों कृतियों से माना जाता है, परमात्मा प्रकाश या योग सार से साथियों।
अगला जो कवि आता है साथियों अपना आता है धनपाल। कौन सा आता है साथियों? धनपाल। धनपाल की रचना है साथियों भविष्यत कहा। क्या इसको आपने भी लिख सकते हैं भविष्यत, भविष्यत कहा। ये रचना है किसकी? धनपाल की। धनपाल और धनपाल की रचना है भविष्यत। यहाँ आप ये आधा शे लगाइए साथियों। भविष्यत कहा क्या है? भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल। भविष्यत कहा धनपाल, भविष्यत कहा धनपाल। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं साथियों। इस रचना में भविष्यत की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी का महात्म्य वर्णित है। इस रचना में भविष्यत की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी के महात्म्य का वर्णन है। किसमें? धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा में श्रुत पंचमी का महात्म्य वर्णित है साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। अगला कवि आता है साथियों अपना राम सिंह। कौन सा आता है? राम सिंह। राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा किसकी? राम सिंह की। पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह। इस प्रकार किसको याद रखे? पाहुड़ दोहा राम सिंह की। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। इसका अर्थ होता है दोहों का उपहार। किसका? पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है साथियों? दोहों का उपहार पाहुड़ दोहा का अर्थ है। आगे बात करते हैं, इस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। किसमें? पाहुड़ दोहा में। क्या? इस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। किसमें? पाहुड़ दोहा में। इसे आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। किसे? पाहुड़ दोहा को। पाहुड़ दोहा जो किसका है? पाहुड़ दोहा साथियों राम सिंह का। तो पाहुड़ दोहा को आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। पाहुड़ दोहा को आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। कवि राम सिंह राजस्थान के निवासी थे। इस बात को भी ध्यान रखना। कवि राम सिंह राजस्थान के निवासी थे और धनपाल को राजस्थान का माघ कहा जाता है। यानी धनपाल के लिए माघ शब्द का प्रयोग भी किया है। अगला कवि आता है साथियों अपना जीन दत्त सूरी। जीन धन सूरी, जीन धन सूर्य आता है साथियों। जीन धर्म सूर्य आता है, दत्त नहीं साथियों। जीन धर्म सूर्य जिनकी रचना है उपदेश रसायन। जीन धर्म है साथियों, दत्त की जगह धर्म करना। जीन धर्म सूरी जिनकी रचना है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन किसकी? जीन धर्म सूरी। जीन धर्म सूरी उपदेश रसायन। उपदेश मानिए उपदेश में जीन धर्म, धर्म उपदेश और धर्म, उपदेश और उपदेश दिए जाते हैं वो धर्म के लिए ही दिए जाते हैं साथियों। तो ध्यान रखना जीन धर्म सूरी की रचना है उपदेश रचायन। इस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना भी माना जाता है। किसको? जीन दत्त सूरी को धार्मिक रास काव्य परंपरा की, किसकी? धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना भी माना जाता है। किसको? उपदेश रसायन सार जिसके रचयिता है जीन धर्म सूरी। ध्यान रखना इस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना भी माना जाता है। जैन काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैन काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अंतिम और सातवां जो अपना कवि आता है साथियों अब्दुल रहमान आता है। हम पढ़ रहे हैं साथियों अपभ्रंश भाषा के कवि और उनकी रचना। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं साथियों। तो इनमें जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा साथियों अपभ्रंश भाषा के कवि माने हैं साथियों वह 7 माने हैं। 7 में साथियों हम 6 पढ़ चुके हैं। ये अंतिम कवि है। इन्हें रहमान अब्दुल रहमान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अब्दुल रहमान को साथियों। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? अब्दुल रहमान को। ऐसे याद रखे साथियों, ऐसे याद रखे हजारी। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ऐसे याद अब्दुल हजारी, अब्दुल हजारी, अब्दुल हजारी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये मुल्तान के निवासी थे। ध्यान रखिए साथियों कहाँ के निवासी थे? मुल्तान के निवासी थे। इनकी जाति साथियों जाति पर विवाद है। कुछ बुनकर मानते हैं, कुछ वयन जीवी मानते हैं, कुछ तंतुपाये मानते हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम मुस्लिम ज्ञात कवि माना जाता है साथियों। तो किसे माना जाता है साथियों? वह माना जाता है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम या पहला ज्ञात मुस्लिम कवि किसके माना जाता है साथियों? तो अब्दुल रहमान को माना जाता है। ध्यान रखना। इनकी रचना है साथियों संदेश रासक। क्या है?
संदेश राशक, ये संदेश राशक रचना है साथियों, बड़ी अच्छी रचना है साथियों। नया संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। ये क्या है साथियों? संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। संदेश राशक एक खंड काव्य है, संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश राशक से ही माना जाता है। ध्यान रखना, हिंदी में जो षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? वो संदेह राशक से ही माना जाता है। संदेह राशक हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य है, यानी कि इसमें धर्म के बारे में विचार नहीं किया गया है, इसलिए संदेश राशक को हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य कहा गया है। क्या कहा गया? धर्मेतर रास काव्य कहा गया है। संदेश राशक एक दूत काव्य है। संदेश राशक 3 प्रकरणों में विभाजित है। संदेश राशक क्या है? एक दूत काव्य है साथियों, एक दूत काव्य है और ये 3 प्रकरणों में विभक्त है। संदेश राशक एक दूत काव्य है जो 3 प्रकरणों में विभाजित है साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में उक्त 7 कवियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ध्यान रखना, ये किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उन्होंने इस 7 कवियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। कहने का मतलब वो बिल्कुल मौन रहे, इनके बारे में कुछ भी उन्होंने नहीं किया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को 2 नाम और 4 प्रकरण में बांटकर प्रस्तुत किया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसके प्रथम कालखंड को 2 तो नाम और 4 प्रकरणों में व्यक्त किया है। ध्यान रखना, कुल 4 खंड किए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को इन्होंने साथियों आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम का प्रयोग किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा साथियों, ध्यान रखें। और इनको पहला इसमें आदिकाल प्रकरण है और दूसरा है वीर गाथा काल। ऐसे इनको कितने भागों में? 2 भागों में, और 2 भागों को पुणे 2-2 भागों में, यानी कि 2 भाग और 4 इसके 4 उपभाग साथियों। तो प्रथम प्रकरण में सामान्य परिचय और अपभ्रंश के 5 कवि माने इन्होंने। सामान्य परिचय दिया एक बार तो, और फिर अपभ्रंश काव्य की संख्या इन्होंने कितनी मानी? 5। वीरगाथा काल में देशभाषा काव्य की 7 और फुटकर रचनाएं 3, कुल 14 कृतियां होती है साथियों आदिकाल में। इनकी कितनी होती है? आदिकाल में कितनी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आदिकाल प्रकरण और एक वीरगाथा काल प्रकरण। आदिकाल प्रकरण में 1-2 सामान्य अपभ्रंश काव्य का यहाँ पर परिचय दिया गया है, और कुल कवियों की संख्या वाली ग्रंथों की बात करते हैं साथियों 5 है। इसी प्रकार वीरगाथा काल में देशभाषा काव्य और फुटकर रचना क्या है? देशभाषा काव्य और फुटकर रचना। देशभाषा काव्य में 7 है और फुटकर रचना में 2 है साथियों। किसमें? देशभाषा काव्य में 7 है और फुटकर रचनाओं में 2 है साथियों। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, शुक्ल जी ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण का नामकरण अपभ्रंश काव्य रखते हुए 5 रचनाकारों का नाम बताया है, नाम सुझाया है। 5 रचनाकारों को स्थान दिया है उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में साथियों। एक बार पुनः, शुक्ल जी ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण का नामकरण अपभ्रंश काव्य करते हुए 5 रचनाकारों का इसमें विवेचन किया गया है। और वो 5 रचनाकार कौन कौन से साथियों? पहला है हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, विद्याधर, शारंगधर का परिचय दिया गया है। यानी ये जो 5 कवि है, 5 कवि को इन्होंने स्थान दिया है, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, विद्याधर और शारंगधर। विद्याधर, शारंगधर, हेमचंद्र, मेरुतुंग, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरि और विद्याधर और शारंगधर का परिचय दिया है साथियों। कल अपने स्टार्ट पुनः यहीं से शुरू करेंगे जहां से साथियों अपन छोड़ रहे हैं साथियों। उम्मीद करता हूं साथियों को आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी साथियों। तो जाते जाते चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों। कहाँ से साथियों ये वीडियो कहाँ तक पहुँची, आप कहाँ से देख रहे हो, ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली कक्षा में। राम राम साथियों।